हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख कर दिया है ताकि आपको इधर उधर न खोजना पड़े। तो उस सेट 1 को जाकर देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में कम समय में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में, तो आपको 2024 के जितने सेट है, सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को आपने तैयार कर लिया एक कदम अच्छे से, तो 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं सकता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बस आप इन सातों सेट को करके चल जाए एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100% है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सेट 2 को के जितने वर्ग के प्रश्न है उसको कवर कर लेते हैं। चलिए इसके हम प्रश्नों का स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युगीन लेखक है, इसे बताना है कि आपको शुक्ल युगीन लेखक कौन है। पहला है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र। ठीक है, तो शुक्ल युगीन लेखक बताना है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको शुक्ल युगीन के किसी एक लेखक को आपको जरूर तैयार रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, माखन लाल चतुर्वेदी क्या एक शुक्ल युगीन लेखक है। इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। मतलब बताना है कि गुनाहों को देवता किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा ऑप्शन है क्या? आत्मकथा। ठीक है, तो आपको बताना है कि गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुनाहों का जब देवता है ये उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न इंपोर्टेंट होगा मैं इसको टिक लगवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है, पहला है सरस्वती, दूसरा है राग दरबारी, सी ऑप्शन है दुलाई वाली, चौथा है इंदुमती। ठीक है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की प्रमुख रचना है इंदुमती। क्या है? एक इनका प्रसिद्ध क्या है रचना है? इंदुमती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करना है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश। ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी के लेखक है बाबू ये जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम 25वां प्रश्न देते हैं कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार। ठीक ना, जो ये संस्कृति और सभ्यता ये जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, नागेंद्र। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है आपके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बाबू कि भाव विलास के रचयिता है। भाव विलास के रचयिता है भूषण, केशव, मतीराम या देव। ठीक है, तो भाव विलास के रचयिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाव विलास के रचयिता कौन है आपके? देव है। कौन है? देव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। इसमें बताना है कि रीति मुक्त काव्य धारा की जो रचना कौन है? सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम या काव्य निर्णय। ठीक ना, तो इनमें से चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपके रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है? तो आपको याद रखना है कि सुजान सागर क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए मैं बता दे रहा हूं कि दूसरा तार सप्तक आएगा या प्रथम तार सप्तक आएगा। ठीक है, तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। यदि यही पूछता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो वह 1943। जब प्रथम पूछेगा तो
1943, और जब दूसरा पूछेगा तो उसमें 8 जोड़ दीजिएगा 1951। ठीक है, तो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1951 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम 9वां प्रश्न करते हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह। ठीक है, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रगतिवादी युग के कवि है तो कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, इनको इनको शॉर्ट में हम लोग सुमन भी बोलते हैं, तो इनका नाम क्या है? शिवमंगल सिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 10वां प्रश्न की महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना है बाबू की इसमें से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? त्रिधरा, वीणा, पथ के साथी या गुंजन। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? आपका पथ की साथी। ये आपका क्या है? एक प्रसिद्ध इनकी रचना है पथ की साथी, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 11 नंबर कि विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबीनु, नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? इस बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है इसमें हास्य रस है। आपने पढ़ा होगा, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, इसका जब अर्थ निकालेंगे तो आपको हास्य रस की अनुभूति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह। तो आपने पढ़ा होगा कि उपमा उपमा का परिभाषा क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहां रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न लिखेगा कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे, कौन करो बाबू? दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 12 या 13। तो सोरठा का जो छंद होता है उसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितने कितने मात्रा होते हैं? 13 मात्राएं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। आपको बताना है कि जो अपव्यय शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अ, उप, अप या अधि। तो अप क्या है? जो अप है ये क्या है? ये आपका उपसर्ग जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माता पिता में समास है। 15वां प्रश्न क्या रहा है कि माता पिता में समास है। तो आपको याद रखना कि जहां भी आपको योजक चिन्ह मतलब बीच में योजक चिन्ह मिले, जो क्या मिलते बोलते हैं योजक चिन्ह, तो आपको जब भी माता और पिता, ठीक ना, रोटी सॉरी बार मतलब इस तरह आता है ना, माता पिता, दो भाई बहन, इस तरह आता है ना। तो जब भी आपको बीच में योजक चिन्ह मिले तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे मान लिया दिन और रात, जैसे लिखा था ना इस तरह, दिन रात, दिन रात लिखा था ना, तो इसमें बीच में योजक चिन्ह आ गया। ये भी कौन समास होगा आपका? ये भी कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ये भी कौन समास होगा बाबू आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि 15वां प्रश्न में कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, और बहुब्रीहि समास कब होता है? जहां पर देवी देवताओं के नाम आते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, और द्विगु समास क्या होता है? जहां पर कोई संख्या है, ठीक है ना, जहां पर कोई संख्या वाला शब्द आ जाए। ठीक है, वहां जैसे मान लीजिए नवरात्रि, तो नवरात्रि में नौ आया कि नहीं आया? नौ एक संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और जहां भी बीच में योजक चिन्ह मिले तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि तीनों समास आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब वो चलते इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला वाला प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न क्या है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। इसे बताना है कि कौन सा जो है जो समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सागर बिल्कुल है, परावार बिल्कुल है, जलधि बिल्कुल है। जो महीपति है, जो महीपति है, ये क्या है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन है? नहीं है, महीपति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सौ, जो सौ है का तत्समक शब्द है। जो सौ किसका तत्समक रूप है? सत का, सौ का या सत का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सौ है
ये सत का तत्मक शब्द है। क्या है? सत्य। देखिएगा इसमें शरीफा वाला स है, तो इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। 18वां प्रश्न क्या है कि तेसाम, जो तेसाम है, तेसाम में विभक्ति और वचन है। पश्चिमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो जो तेसाम है इसमें आपका षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। जो आप जाकर अपने बुक में देखिएगा तो आपका यही मिलेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो इस वाक्य में आपका कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि विकारी पद नहीं है। आपको बताना है कि विकारी पद नहीं है। गाय, सभा, रमेश या प्रतिदिन। तो आपका जो प्रतिदिन है ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या आपका राइट आंसर है? विकारी पद नहीं है। कौन? प्रतिदिन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह आपके 20 बायोलॉजिकल प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यदि आप इसमें से जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट था मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है, उन सभी प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना बाबू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। यदि आप एक कमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है बाबू, तो एक कमेंट आपको